अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इतवार के रोज़ बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान की किस्मत और मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। ओल दो कल जो उन्होंने कौम से खिताब किया तो उन्होंने ये कहा कि इतवार के रोज़ उनकी वजारत उज़्मा का नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हो या पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, वो उनका इक़्तिदार में रहने से ही जुड़ा है। बज़ाहिर उन्होंने ये मैसेज दिया, लेकिन एक क्रेडिट इमरान खान साहब को देना पड़ेगा कि जब से ये तरीके अदम एतमाद आई और फिर हमने देखा कि जैसे जैसे ये वक्त करीब आया वोटिंग के हवाले से, नंबर गेम में जैसे ही वो हारते गए तो उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली जो नैरेटिव है वो शिफ्ट कर दिया। जी हाँ, तस्करा करेंगे उस डिप्लोमेटिक केबल का जिसको कल बाकायदा तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी उसका तस्करा किया गया, काबीना में भी इसका जिक्र आया और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान का जो कल का एड्रेस था कौम से जो खिताब था उसमें भी उन्होंने तस्करा किया और ये बताने की वो कोशिश कर रहे थे कि जो तहरीके अदम एतमाद अपोजिशन लेकर के आई है उसका उस डिप्लोमेटिक केबल से या ये जो बैरूनी साजिश है उसके साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। तो शहबाज, हम भी अपना जो प्रोग्राम का आगाज़ है बजाय इसके ऊपर बात करते कि इतवार के रोज़ जो नंबर गेम है उससे तो बड़ा वाज़ेह है कि अनलेस के कोई मौजज़ा हो जाए, आज तक की जो सूरत हाल है लगता नहीं है कि वज़ीर आज़म इतवार के बाद अगर वोटिंग होती है तो वज़ीर आज़म रह पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये एक नैरेटिव बना दिया है कि जी बैनुल-अक़वामी साजिश है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो काबीना का इजलास हुआ है तो उसके अंदर भी इसी बारे में डिस्कशन हुई है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। सुनिए, वो उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहली बात ये जो आपने नैरेटिव की बात की है ना, फाद हुसैन जो डॉन के एडिटर हैं, अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया वहाँ से, तो वो कहते हैं कि एडिटोरियली स्पीकिंग ये इशू उससे बड़ा नहीं है कंपेयर टू जो इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो ये गवर्नमेंट की कामयाबी है इस वक्त कि उसने इसको उससे बड़ा इशू बना दिया नो कॉन्फिडेंस मूव से। तो अब इसमें देखना और उसके साथ लिंक कर दिया। देखें, जब कौमी सलामती का इजलास भी हो और एक्सक्लूसिवली उसके ऊपर बात हो तो इशू तो बना लिया ना। मैंने इसीलिए कहा कि क्रेडिट देना चाहिए, इमरान खान साहब को बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए कि वो नैरेटिव बिल्डिंग में तो उनका कमाल है ना, और उनकी यूथ के अंदर पॉपुलैरिटी भी है। अभी जो केपीके से भी जो नताए आ रहे हैं उसमें भी लग रहा है कि उनको वहां से कामयाबी हो रही है। तो इतना आसान नहीं है उनके लिए। लेकिन बिफोर गोइंग टू द कैबिनेट मीटिंग जो कि हुई है इस हफ्ते और वहां पे क्या डिस्कशन हुई, अब ये जो ओवरऑल सारी सूरत हाल कामरान बन रही है कि जी एक गैर मुल्की जो हमारे सफ़ीर है वहाँ पे, जो उनके कल वज़ीर आज़म अपने उनके मुंह से निकल गया कि अमेरिका, फिर कहा कि नहीं कोई और मुल्क है। लेकिन अब जितने भी सर्कमस्टांसेज हैं, फिर जो अमेरिकन वहाँ से भी एक स्टेटमेंट आई उससे तो यही लग रहा है कि यूएस कैपिटल है। और ये आई थिंक इसमें बड़ा वाज़ेह है ही अमेरिका। अब हमें तो हमारे पे तो कोई कदगन नहीं है। अच्छा, ये चले अमेरिका है, छोड़ें इस चीज जो को, सीधी मीटिंग बात करें। स्पेशल काबीना की मीटिंग है उसके अंदर काबीना को ब्रीफिंग डिटेल में दी गई। जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन में, ये 7 मार्च को हुई थी और 7 मार्च को ही फिर मरासला केबल आ गई। अब जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से हमारे असद मजीद खान साहब थे, हमारे डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन थे, और एक थे डिफेंस अताशी और एक काउंसलर थे, और दूसरी साइड पे थे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया और उनकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो ये मीटिंग हुई थी उनके दरमियान। अब आप बताइए। चलें, और ये मीटिंग हुई और उसमें जो बहुत सी चीज़ें तो आपको पता है कि ऑलरेडी सामने आ गई। जो क्रक्स है उसका वो तो ये है कि उस मीटिंग में बुनियादी जो नुकता था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से नाखुश है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो रूस के ऊपर जो कोट एंड कोट ये जो न्यूट्रल स्टांस अपनाया है ये अमेरिका को एक लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसमें जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है जो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जिसका जिक्र किया है कि उन अमरीकी एहलकारों ने यह कहा कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहते और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर हो सकता है कि जो उस केबल में लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान की जो गलती है उसको माफ़ कर दें। अब इधर से हुकूमत ने यह कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि ये डायरेक्टली लिंक करता है विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो अपोजिशन ने मूव किया, क्योंकि उनके मुताबिक 7 मार्च को ये मरासला आता है, 8 मार्च को अपोजिशन बाकायदा तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर देती है नेशनल असेंबली में। हालांकि ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि 11 फरवरी को ये पीडीएम का इजलास हुआ था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो कोई 8 मार्च को पहली दफा हमें नहीं पता चला, तो ये चीज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद थी। तो अब इसमें अगर आप सिनारियो, अगर वो जो 23 मार्च की मीटिंग हुई है उसकी जो प्रोसीडिंग जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं
उसे गो थ्रू हों, तो ये लगता नहीं है कि ये पर्पस पाकिस्तान को कोई मैसेज इस तरह का कन्वे करने का था कि हम इमरान खान को हटा देंगे। जो प्रोसीडिंग्स कैबिनेट में हुई हैं उसके मुताबिक जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उनकी अपनी अमेरिकन की, उसके अंदर ये इशू डिस्कस हुआ कि जो पाकिस्तान का जो स्टांस है न्यूट्रल रहने का, लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ काबीना की मीटिंग में वो न्यूट्रल का हुआ कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले में न्यूट्रल हो गया। उसमें ये बात नहीं हुई काबीना के अंदर जो जराए बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान रशिया के साथ मिल गया। तो हमारा जो न्यूट्रल स्टांस है उसको बताया गया काबीना के अंदर कि अमेरिकन इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टांस है, जो इमरान खान साहब ने खुद भी ये बात अपनी रियासत पाकिस्तान का नहीं, उनका जाती स्टांस, और उनका जी बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसकी जो है वो उसमें शामिल नहीं है। तो ये भी इमरान खान साहब खुद बता चुके हैं कि तमाम इंस्टीट्यूशन से और सिक्योरिटी एजेंसी से जो है इसके ऊपर बाकायदा पहले मुशावरत हुई थी, बल्कि फॉर्मर डिप्लोमेट से भी हुई थी। ये बात भी होगी, ये काबीना को भी बात बताएगी। अब इसमें जो गालबन इशू है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अच्छा ये इमरान खान साहब का स्टांस है, फिर जब आप एक मीटिंग होती है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब मीटिंग होती है तो आप सिनारियो तो डिस्कस करते हैं कोऑपरेशन का। तो अगर एक मुल्क के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई है उसके वजीर आजम के खिलाफ, तो कौन सा मुल्क उनके साथ काम करेगा? जैसे अभी IMF की टीम पाकिस्तान से उनके 7 मार्च को आई नहीं थी, लेकिन ये चीज क्लियर थी, जाहिर है कि यहाँ पे जो उनके डिप्लोमेट्स बैठे हुए दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, वो तो उनको पता होगा कि ये काम होने वाला है। अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो उससे एक बात तय हुई वहां पे, जिसको गालबन जो एक बात काबीना को बताएगी कोर्ट, वहां पे ये एक जो उस केबल में शायद था जो काबीना को बताया गया कि गोइंग अहेड विल बी टफ। ठीक है, ये कोर्ट एंड कोर्ट है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब कामयाब नहीं होता और इमरान खान साहब रहते हैं तो गोइंग अहेड विल बी टफ। और ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के डोनाल्ड लू, उन्होंने गालबन ये बात की, और उनके साथ जो उनके डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो गालबन नेशनल सेक्रेटरी लेवल के एक ऑफिसर होते हैं, लेजली गालबन उनका नाम था, वो थे। अच्छा, अब इस सारे सिनारियो के अंदर जो डिफेंस अताशी हैं जो कि मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव तमाम एम्बेसी में होते हैं वो भी मौजूद थे। तो एक बात अपोजिशन की मुझे इतनी जान नहीं लग रही, जो अपोजिशन कह रही है कि ये खत इमरान खान साहब ने खुद लिखवाया, क्योंकि वहां पे अगर डिफेंस अताशी मौजूद है, एक पाकिस्तानी काउंसलर लेवल के ऑफिसर मौजूद है, पाकिस्तान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन भी मौजूद है, और जो असद मजीद खान साहब जो अब एम्बेसडर नहीं रहे अमेरिका में, वो भी मौजूद थे। इसके अंदर जो लग ये रहा है कि जहां से ये सारी साजिश की बात हो रही है, जब काबीना की मैं प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूं जो काबीना को बताया गया, और उससे जो मैं अक्स कर रहा हूं, जो मैं उससे एक ले रहा हूं रिफ्लेक्शन, कि जब अमेरिकन ने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अब क्वार्डियल उस तरह नहीं है, तो असद मजीद साहब ने जो हमारे एम्बेसडर थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका को अपने ताल्लुकात को ठीक रखने की जरूरत है, और वो जो भी एक आप नॉर्मली एक डिप्लोमेट का जो काम होता है। तो गालबन वहां पे फिर ये डिस्कशन में ये बात आई, जो काबीना को ये बताया गया जी कि अगर कामयाब हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, अगर नाकाम होती है तो फिर देखेंगे। तो जो फिर देखेंगे वाली बात है, अब अमेरिकन चूंकि इस चीज के ऊपर पोजीशन ले चुके, तो गालबन यहां से ये कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज, एक वर्ड भी यूज किया है कि जब डस्ट सेटल होगी पाकिस्तान में तो फिर हम देखेंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप कोई भी मुल्क होगा, जब इस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, तो वो कोई भी जो एंगेजमेंट होती है वो ऑन होल्ड कर देते हैं, देखते हैं कि मैंने अभी आपको IMF की मिसाल दी ना, नहीं रहेगी, IMF ने भी किया हुआ है। वो कहते हैं कि अच्छा, एक चीज मैं इस पे बात आगे बढ़ने से, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं फिर खबर भी शेयर करूंगा। हाँ, काबीना का जो खुसूसी इजलास हुआ, वहां पे वुज़रा का ये ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, उनके बारे में एक ऐसे इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि वो एंटी वेस्ट या और एंटी अमेरिका है। तो वज़ीर आज़म साहब के इस मौजूदगी में वहाँ पे काबीना के मेंबरान ने, जो वज़रा थे, उन्होंने ये बात कही कि जी जो है ना, वो वज़ीर आज़म साहब जो है वो एंटी US और एंटी वेस्ट नहीं है। जब ये डिस्कशन हुई, अब नैरेटिव तो ये बिल्ड किया जा रहा है ना कि हम गैर मुल्की आकाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी इस चीज पे जोर दिया कि नहीं, मैं किसी भी गैर मुल्की जो कोई भी दूसरा मुल्क है उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो वो बात करते हैं कि तमाम ममालिक को अपने जो फैसले हैं वो अपने मफादात को सामने रखे करने चाहिए। तो ये बात क्लियर हो जाए। आपने कहा ना कि एंटी US और एंटी वेस्ट नहीं है, तो उसकी एग्जाम्पल है जब वो अमेरिका के दौरे पर गए थे, जब सदर ट्रंप थे, तो उनका अगर ओपनिंग स्टेटमेंट देखें तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, यहाँ पर तो वो तनकीद करते हैं कि जी हमने वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बने, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से ही हम अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं, हमने पहले अमेरिका के साथ मिल के अफगानिस्तान से रूस को भगाया, फिर 9/11 के बाद जो वॉर ऑन टेरर थी बाकायदा उन्होंने वहाँ पे कहा उसका हम हिस्सा रहे,
अब उनका जो है वो बयानिया और है, तो जाहिर है ये सियासतदान है, सियासत ऐसे कर। अब इसके अंदर जो एक और असल में इशू अब यहाँ पे ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस, आपने खुद कहा कि वो डिफेंस अटैची वहाँ पे मौजूद थे, अगर ये वाकई इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी होती और ये कोई एक्सटर्नल थ्रेट होती, तो फिर इमीडिएटली अगर डिफेंस अटैची मौजूद थे तो वो अपने जो रेलिवेंट इदारे हैं उनको कम्युनिकेट उन्होंने किया होगा, किया जाना चाहिए। तो कम से कम ऑन ग्राउंड मुझे जो मेरी मुतलका लोगों से बात हुई, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब इसके अंदर इशू ये है कि क्या हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म के इस मौक़िफ़ से जो दफ्तर खारजा है, जो बाकी इदारे हैं, वो इत्तफाक करते हैं। कम से कम जो कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, 23 रोज़ के बाद हुआ, अगर इतना सीरियस मामला था तो ये जिसको इजलास पहले क्यों नहीं बुलाया गया? नेशनल इंटरेस्ट का मामला का जी। और इसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है, मुझे तो लगता है कि एक उस पर कंसेंसस ज़ाहिर होता है, एक समझौता किया गया है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें फेस सेविंग दी गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। ये कहा गया कि यस ये कॉन्वर्सेशन हुई है और कहा है कि ये लैंग्वेज अनडिप्लोमेटिक है और ये मुतरादिफ है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के। और फिर उसमें यह भी कहा गया कि हम बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट करेंगे अमेरिका से, इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन में भी। नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि हमें पता है कि कौन सा मुल्क है, लेकिन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए अदर देन दैट हम कुछ नहीं करेंगे। अब अगर वाकई ये साजिश थी तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने क्यों इस पर तहकीकात का हुक्म नहीं दिया? क्यों नहीं कहा कि ये इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश की जा रही है, इसमें अमेरिका मुलव्वस है, इसमें अपोजिशन के किरदार भी मुलव्वस है, उनको बेनकाब किया जाए? उसकी वजह यह है कि दफ्तर खारजा भी और जो बाकी हुकाम हैं वो ये समझते हैं कि यकीनन ये एक डिप्लोमेटिक केबल है, लेकिन ये रूटीन की केबल्स इस तरह की आती रहती हैं। अब मैं खबर जो, और इसमें एक बात और ऐड करता चलूँ, जो दफ्तर खारजा का रात गए जो स्टेटमेंट आया, कम से कम मुझे 16-17 साल हो गए हैं फॉरेन ऑफिस करते हुए, ये शायद यूनिक किस्म का उनकी तरफ से 3 लाइनों का स्टेटमेंट आया। हम प्रोटेस्ट लॉन्च करते रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ भी करते रहे हैं, भारत अक्सर औकात करते हैं, उनको डिमार्शे करते हैं, लेकिन उसमें बड़ी डिटेल स्टेटमेंट होती है, खुल के बताते भी हैं। इसमें 3 लाइनों की सिंपल सी जनाब वो स्टेटमेंट थी। और अगर उस स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मैं पढ़ भी देता हूं कि एज डिसाइडेड इन द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन March 31, the requisite demarches have been made through diplomatic channels, that's all। ना इसमें उस मुल्क का नाम है, ना ये बताया गया है कि उस मुल्क के सफीर कौन थे। इतनी शॉर्ट एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी। अगर इतना सीरियस और संजीदा सलामती, कौमी सलामती का मामला था तो फिर खुल के आप बताते। वजह उसकी ये मैं आपको ब्रेक से पहले मैं वजह उसकी आपको मैं ये बता देता हूं। वजह ये है कि मेरी भी रिटायर्ड जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सर्विंग जो डिप्लोमेट्स हैं, प्रोग्राम में आने से पहले बहुत से लोगों से बात हुई और उनके ख्याल में, क्योंकि उनकी डे टू डे ये काम है, तो उनके बकौल जब मैंने उनको कंटेंट खुद भी पता थे, मैंने भी जो शेयर किए, वो कहते हैं ये तो रूटीन का काम है। अगर हम इस तरह की डिप्लोमेटिक केबल्स पब्लिक करना शुरू कर दें तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इससे भी सख्त इवन जंग की भी बातें होती हैं वो डिप्लोमेटिक केबल्स के अंदर। वो इसलिए क्योंकि ये काम ही सिफारतकार का ये होता है कि कैंडिडेट और ओपन एक असेसमेंट दे गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी पॉलिसीज बनाएं। और अमेरिका, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ये जो बातें की हैं डिप्लोमेटिक केबल में, उनके एक सिफारतकार ने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात, बिहाइंड द सीन ऐसी बातें होती हैं। फर्ज करें कि यही अमेरिका बात पब्लिक कर दे कि आपने रूस और यूक्रेन के ऊपर जो स्टांस लिए वो ठीक नहीं है, हम इससे खुश नहीं है, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? होता ही यही है कि इसलिए आप इस तरह की बातें बिहाइंड द सीन करते हैं ताकि आप बदमजगी पैदा ना हो और आप अकॉर्डिंगली जो भी आपके इश्यूज हैं उनको। अच्छा, एक ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं। और लेकिन एक बात तय है कि एक अहम जो मसला था उसको जाती या सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल। और जब इसकी बात कर रहे हैं तो आज एक और छोटी सी डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ने खुद उसका इंकशाफ किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले का मंसूबा जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने अनकवर किया और इसलिए उनकी सिक्योरिटी को अब बढ़ा दिया गया। अब ये भी एक ऐसा मामला है जब VVIPs होते हैं, उनकी सिक्योरिटी अलर्ट उनको जारी होते रहते हैं, और वाकई अगर ये सिक्योरिटी का मामला हो तो उसको पब्लिक करने की क्या ज़रूरत है? आप खामोशी के साथ अगर थ्रेट है भी तो आप सिक्योरिटी बढ़ा दें। लगता यह है कि गवर्नमेंट शायद इन तमाम चीज़ों को पब्लिक करके सिंपैथी और सपोर्ट गेन करना चाहती है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें जनरल अमजद शोएब ज्वाइन करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, दिफाई अमूर के तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आज गवर्नमेंट ने वफाकी वज़ीर इत्तलात में ये इंकशाफ किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को
कत्ल करने का मंसूबा है और सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे अनकवर किया और इसलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ज़ाहिर है इस तरह की जो वीवीआईपीज हैं, सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी होते रहते हैं, आपको लगता है कि इस तरह की चीजें पब्लिक करना मुनासिब है? अगर थ्रेट है भी तो आप सिक्योरिटी इंक्रीज करें, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको देखते हुए अब शायद कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है इन जो सीक्रेट जो कम्युनिकेशंस भी होती हैं उनको पब्लिक करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हो भी सकता है कि इसको सियासी नुक्ता निगाह से ये बात की गई हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर वो प्लॉट की शक्ल में हो, यानी उनका पता लगे कि कोई ऐसा मंसूबा या मंसूबाबंदी कहीं की गई है, तो वो उसका जिक्र भी आ जाता है। जैसे अभी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का है किस्सा, तो बाज लोगों ने मुख्तलिफ चैनल पे 2-3 महीने 4 महीने पहले भी बात की थी कि जी इस हुकूमत को हटाने के लिए मंसूबाबंदी की जा रही है। तो ये हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी क्रूशियल चीज है जहां ये समझा जाए कि इसी पे सारा दारोमदार है नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू होने का या ना होने का। ये डिस्क्रिप्शन है गवर्नमेंट की, अगर कर लें तो कोई अगर बता दें तो बिल्कुल कौम को बताया जा सकता है, पता लग सकता है और सारे लोग अलर्ट हो सकते हैं कि वो दाएं बाएं अपने चौकस में देखें कि कोई मशकूक लोग या कोई ऐसा किसी से बात पता लगती है तो गवर्नमेंट को इतला दें। तो एक प्राइम मिनिस्टर वो बहुत आम आदमी है, अगर उसका इस तरह का कर देना कोई गलत बात नहीं। जनरल साहब, कमिंग बैक टू दी लेटर जो कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से भी कल निकल गया कि अमेरिका से वो हमारे एम्बेसडर ने भेजा था और जो काबीना को भी बता दिया गया। जनरल साहब, ये मीटिंग होती है 7 मार्च को और 7 मार्च को ही पाकिस्तान में केबल आ जाती है। अब एक जनरल सवाल है, बार बार ये पूछा भी जा रहा है कि अगर ये वाकई जो मामला था वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी का था, पाकिस्तान के मामलात में खुली मुदाखलत का था, तो हुकूमत ने 27 मार्च के जलसे का इंतजार क्यों किया? क्या कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में से पहले ऐसा हुआ है कि एक अहम इस तरह का जो मामला है फॉरेन पॉलिसी का, उसको जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए, सियासी मफादात के लिए किया जाए? देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड में इनकी पता नहीं क्या डिस्कशन हुई है उसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन ये तो है कि ये लेटर जो है वो शेयर किया गया था या दूसरों के पास भी जो कंसर्न अदारे उनके पास था ये, और हकीकतन प्राइम मिनिस्टर को ये डिसीजन करना चाहिए था कि वो पहले दिन ही जब ये आया है उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाते। एक्चुअली जो रिस्पॉन्स वर्कआउट करनी है आपने कि इस लेटर को आ तो गया, अब इसका आगे करना क्या है, इसका जवाब कैसे दें। जैसे भी कल मीटिंग हुई तो फैसला हुआ कि जनाब आप प्रोटेस्ट नोट भी दें और उस एम्बेसडर को जिसके मुल्क से ये लेटर आया है, या ये कि पार्लियामेंट को ब्रीफ करें। ये चीजें हैं जो कि आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वजह करके दी है और ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके के तहत आपके सामने आई है। ये किसी प्राइम मिनिस्टर के किसी ये बहुत बड़ी कोताही है कि ये लेटर 27 मार्च तक रखा गया, ये सोच के कि वहां पे ये डिस्क्लोजर होगा। शायद प्राइम मिनिस्टर इसी की बात कर रहे थे कि ये ट्रम्प कार्ड है उनके हाथ में, लेकिन ये इतना सीरियस मसला था कि इसको इतने दिन तक यूं रखना ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं था। मैंने किसी जगह पे सुना है कि उनको गालबन शेयर किया, ये कह रहे हैं कि ये संजीदा मसला आप कह रहे हैं कि है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक सवाल है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस खत को या डिप्लोमेटिक केबल को सामने रखते हुए ये कह रहे हैं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उनके खिलाफ, ये एक बैरूनी साजिश है और ये सबूत जो है वो उसका एक लेटर है। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें ज़रूर इस पर कंसर्न एक्सप्रेस किया जाता है और कहा जाता है कि जो एम्बेसडर है या वो मुल्क है उसके एहतजाज किया जाएगा, लेकिन ना तो उसमें साजिश का जिक्र है ना उसमें जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। डू यू थिंक इस मामले के ऊपर जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नुक्ते नज़र से इत्तेफाक करती है कि ये लेटर जो है ये इतना सबूत फराहम करता है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि हमें ये नहीं पता कि प्रोटेस्ट नोट में क्या लिख के भेजा गया है। अगर तो ये चीजें उसमें लिखी गई हैं कि हमारे कुछ लोग आपके साथ मुलव्वस हैं, कुछ है, तो फिर तो बड़ी चीज वाज़ेह हो गई। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमें उस लेटर के या उस मरासले के पूरे कंटेंट्स का पता नहीं है, थोड़ा बहुत जो मीडिया से शेयर हुआ उसी में हमें उतनी ही इंफॉर्मेशन है, और इसी तरह हमें प्रोटेस्ट नोट की इंफॉर्मेशन दोबारा हो रही है क्योंकि उस मीटिंग में जो हमारी इत्तला है, हमारे जो डिफेंस अटैशी हैं
वो वहां पे मौजूद थे और वो यकीनन उनको बेहतर पता होगा। अगर इस तरह का कोई मामला होगा तो जाहिर है कि उन्होंने रिपोर्ट बैक किया होगा, जो दिफाई इदारे हैं उनको पता होगा। अगर इतना सीरियस मामला होता तो शायद वो खुद ही कोई मामला इनिशिएट कर लेते इस हवाले से। गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस भी किया होगा। मेरी अपनी सोच ये कहती है कि इसमें लाजमत गवर्नमेंट को कुछ मशवरा दिया गया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी साहब, आवाज आ रही है, कैरी ऑन। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आवाज आ रही है, आप मसलन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जब भी बाहर से कोई साजिश होती है, कोई थ्रेट होती है आपको, तो उसको डील करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनल यूनिटी की जरूरत होती है। मेरा ख्याल है कि पहले हाउस इन ऑर्डर करने के लिए कहा गया, मशवरा दिया गया। आपने देखा कि अखबार में खबर भी छपी थी कि एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही कि हम एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करना चाहते हैं। उसमें मकसद यही था कि पहले बैड ब्लड यहां पे खत्म किया जाए, ताकि आप इस चीज को सीरियसली लें। क्योंकि इसमें अगर कोई मुलव्वस है तो 2 या 3 लोग होंगे, कोई पार्टी का हेड होगा। ये तो नहीं कि सारी सारी पार्टियां मुलव्वस हैं, वो तो नहीं है। बाकी लोग तो जो पार्टी लाइन देती है उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो इस वजह से आप पहले तो इंटरनल अपना मामला सीधा करें। अब उसमें आप देखिए कि यहां पे आज जो सूरत हाल है, मिसाल के तौर पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन थ्रू हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर डीसीट हो जाता है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर या उसकी पार्टी बाहर जाके अमन से बैठ जाएंगे? वो इनको भी चैन से नहीं बैठने देंगे। तो क्या हमारे मुल्क के मुफाद में यही है कि जो 3-4 साल इन्होंने गंद डाला है ऑपोजिशन ने, अगली ऑपोजिशन आके वही गंद दोबारा डालती रहे? तो पहला मसला यह है कि भाई आपने अंदर कैसे मामला ठीक करने। तो ये अगर हो जाता कि आप यहां पे ऑपोजिशन के साथ बैठ जाते और इस वक्त का जो मसला था इसको हल कर लेते कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस चले जाती। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश अगर है तो उसका जो किरदार है या जो रोल है वो बहुत माइन्यूट है। असल में तो हम लोग खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपने लिए खुद ही मसाइल पैदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि आलाकार चंद एक लोग होते हैं, 2-3 होते हैं जिनको वो समझते हैं कि ये वल्नरेबल है, जिनको वो समझते हैं कि हमें इनको काबू करना आसान है, जिनको समझते हैं कि ये आगे एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं, वो उनको पकड़ते हैं। हर किसी के पास जाके वो कहानी नहीं सुनाई जाती। दूसरी चीज ये है कि जब आपके 2-3 लोग इस चीज में मुलव्वस हैं या 4 लोग मुलव्वस हैं, तो बाकी कौम तो इकट्ठी है ना। आप उनको उनके को शुबात दूर करके उनको अगर अपने साथ में नहीं, इस बात पे तो किसी को कोई शक नहीं है कि आपका अंदरूनी इत्तेहाद पहली शर्त है, आपने अगर किसी भी थ्रेट का मुकाबला कर। मेरा ख्याल है कि साहब आपकी आवाज क्योंकि कट रही है, पॉइंट आपका सामने आ गया। तो लेट्स सी, अगर वाकई इतना सीरियस नौयत का मामला है तो हुकूमत को या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को जरूर इस के हवाले से तहकीकात का हुक्म देना चाहिए। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में अब तक ये जो नया सर्वे आया है कि 55 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं, ये कैसे हुए? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जबकि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल कि वो वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो 1-2 रोज़ में उसका फैसला हो जाएगा। तो हुकूमत ने जो एक लेबर फोर्स सर्वे करवाया उसके मुताबिक जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं कि हुकूमत के अब तक जो तहरीक इंसाफ का दौर है 3.5 साल का, उसमें 55 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। तो शहबाज, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हैरान कुन बात है क्योंकि आप भी हमें बताते रहते हैं कि अगर नई नौकरियां पैदा करनी है तो उसके लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ग्रोथ आपकी होगी तो देन आपकी नौकरियां पैदा होंगी। अब इस गवर्नमेंट का अगर आप 3-3.5 साल का एवरेज ग्रोथ रेट देखें वो 3% था। कोविड का भी मामला था, फिर बाकी मिसमैनेजमेंट में थी, और उसके बावजूद 55 लाख नौकरियां, ये कैसे हुए? ये तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का सर्वे है जी।
जो नंबर ऑफिशियल थे वो मैंने कल पब्लिक किया। कल से पीटीआई वाले मिठाइयां बांट रहे हैं और पीएमएलएन वाले मुझे ढूंढ रहे हैं कि ये तुमने बताया क्या है हमें। लेकिन आज असद उमर ने इसके जो बाकायदा तौर पर सर्वे की फाइंडिंग्स उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिलीज की हैं। मोटी बात यह है कि 2017-18 में पाकिस्तान के अंदर जो उनका जो उस वक्त का सर्वे था, कोई 6 करोड़ 17 लाख अफराद जो थे बारोजगार थे। तो वो जो नंबर है वो बढ़कर अब हो गया तकरीबन 6 करोड़ 72 लाख 50 हजार और 55 लाख 40 हजार नौकरियां जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत ने पैदा की हैं। अब इसके अंदर एक बिफोर गोइंग टू द डिटेल हम पहले ये बता दें कि सर्वे की डेफिनेशन क्या है कि एक रोजगार के ऊपर जो बंदा है वो कौन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। पहली डेफिनेशन तो ये कि हर वो, अब शख्स भी नहीं कह सकता, हर वो बच्चा या बड़ा क्यों जिसकी उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है और उसने पिछले महीने या पिछले हफ्ते 1 घंटे या उससे ज्यादा काम किया है तो वो नौकरी पे है। अब ये डेफिनेशन है और ये आज की नहीं है, ये पुरानी है। ठीक है, हर हुकूमत ने यही डेफिनेशन यूज किया। यहां पे पहली बात तो ये है कि डेफिनेशन ही आपकी जो लेबर लॉज, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके कन्वेंशन है उसकी वायलेशन में है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये होता है कि ये कौन कौन अफराद होते हैं। आप और मैं सैलरीड पर्सन हैं, फिर कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो हमें हायर करते हैं। इसके अंदर 21% ऐसे अफराद हैं, ये हिस्टोरिकली यही पैटर्न रहा है, जो कि आपके और मेरे खानदान में होंगे, उनकी कोई नौकरी नहीं होगी तो उन्होंने मेरे लिए कोई काम कर दिया। मैं अगर खेत में काम करता हूं तो मेरे उन्होंने एक दिन के लिए हेल्प करी तो वो भी इसमें रोजगार के ऊपर कंसीडर होता है। तो ये इसकी डेफिनेशनल इश्यूज है। अच्छा, और दूसरा ये भी बताना जरूरी है कि ये अदाद-ओ-शुमार क्या ये सर्वे करते हैं, किस तरह से ये करते हैं, असेस करते हैं कि इतनी नौकरियां पैदा होंगी? ये पहले ये सर्वे होता था प्रोविंशियल लेवल पे। अच्छा, को 25,000 जो घराने थी उसका ये सैंपल होता था। इस दफा ये सैंपल साइज इन्होंने कर दिया है तकरीबन 1,99,000 प्लस है नंबर, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो, ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसमें एक सवाल तो ये पैदा होता है कि पहले सर्वे का आपका जो सैंपल साइज था वो छोटा था, बड़ा हो गया तो उससे भी फर्क पड़ता है। मैंने असद उमर से पूछा था, उसने कहा जी, उन्होंने आज ये बात कही कि टेक्निकल कमेटी ने ये सारे नंबर वेट किए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो असद उमर ने इसकी जस्टिफिकेशन दी है कि महंगाई, यही सवाल हमने जवाब किया, हमने आज उनसे पूछे तो उन्होंने कहा जी कि हमने किन एरियाज को टारगेट किया था इसको समझने की जरूरत है। और ये जो नौकरियां 55 लाख पैदा हुई है कहाँ हुई हैं? ज़राअत के शोबे में उन्होंने कहा जी कुछ 14 लाख से ज्यादा जो है नौकरियां वो पैदा हुई हैं, जबकि पीएमएलएन के टाइम पे ये नौकरियां ज़राअत के शोबे में 7,20,000 कम हुई थी। अच्छा। मतलब बेरोजगार हो गए थे क्योंकि, और ये एक हकीकत भी है कि पीएमएलएन का ज़राअत के ऊपर इतना फोकस नहीं था, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे असद उमर के बकौल इस हुकूमत ने फोकस किया और जिसकी वजह से 55 लाख में से 25 लाख जो नौकरियां हैं वो सिर्फ इंडस्ट्री ने पैदा की, और खासतौर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने एक एमएनसी स्कीम भी दी थी। और जो सर्विसेज सेक्टर है, जो खिदमत का शोबा है, वहां पे सबसे कम नौकरियां पैदा हुई हैं, जो तकरीबन 17 लाख है। और पीएमएलएन के टाइम पे 43 लाख जो नौकरियां थी वो सर्विसेज सेक्टर में थी। लेकिन इसमें कामरान ने कैश भी है, यही नंबर जो 55 लाख है ये 44 लाख पे आ जाता है अगर इसमें आप फाटा का जो डाटा है वो इंक्लूड कर दें। अब मसला ये है कि 2018 के टाइम पे फाटा जो है वो एक सेपरेट एंटिटी थी, अब वो केपीके का हिस्सा है। तो फॉर द एक्चुअल कंपैरिजन पर्पसेस कि हम एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन ना करें, हमने फाटा को, जो कि हुकूमत ने सर्वे में भी एक्सक्लूड किया, वो दोनों नंबर्स दिखाए हुए हैं, फाटा को एक्सक्लूड करके जो नंबर आता है वो यही 55 लाख का आता है। क्योंकि अगर फाटा को इंक्लूड करते तो पिछली जो बेस नंबर जो मैंने आपको बताया कुछ 6 करोड़ 17 लाख है वो बढ़ जाता है। लेकिन तमाम कहानी नाज़रीन यहाँ पे खत्म नहीं होती। ठीक है, 55 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं और हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो भी काफी कंट्रोवर्शियल है, जो मैंने अभी कुछ वजूहात भी आपको बताई। पीएमएलएन के टाइम के ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में था वो 5.8% था। अब बावजूद इसके 55 लाख नौकरियां पैदा कर दी हैं हुकूमत ने, जो सर्वे के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पाकिस्तान में बढ़कर हो गया वो 6.3%। और इसमें किस सूबे का कितना किरदार है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केपीके, जहां पे पीटीआई की हुकूमत पिछले 10 साल से है, वहां पे जो 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 7.2% था, वो अब बढ़कर हो गया 8.8%। और ये किसी भी सूबे में ये हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसी तरह पंजाब में ये रेट था 6%, जो बढ़कर अब हो गया 6.8%। तो वसीम अकरम प्लस की जो कारकर्दगी है गालबन वहां पे चल नहीं सकी। सिंध के अंदर हैरान कुन तौर पर जो भी एक पब्लिक परसेप्शन हो, सिंध में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9% था नाज़रीन आज से 3 साल पहले, वो कम होकर हो गया 3.9%। 1% की वहां पे कमी, और गालबन वन ऑफ द रीजंस के यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट आ रही है वो सिंध से भी आ रही है। और बलूचिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था 4.1% था, उसमें मामूली इजाफा हुआ 3 साल में और ये 4.3% है। लेकिन कामरान, असद उमर से ये सब जब हमने सवाल किया भी कारकर्दगी तो लगता है कि सिंध की है, पंजाब और केपी के से तो कुछ नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा जी कि मसला ये है कि आप देखेंगे ये जो एक तो ये किस सेक्टर से ये ग्रोथ आ रही है या नौकरियों की जो इंक्रीज आ रहा है।
दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं वो सिंध के अंदर है, मेनली कराची में है। जो केपीके है, केपीके में आपके जो है वो इंडस्ट्री कम है और ज़राअत भी रिलेटिवली कम है, तो इस वजह से केपीके में हाईएस्ट आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिलता है, क्योंकि हुकूमत का जो वफाकी हुकूमत का उनका जो फोकस है वो ज़्यादातर इन शोबों के ऊपर था जो कि केपीके में वहाँ पे कम है, लेकिन ये शोबे पंजाब में तो है ना, तो पंजाब का कम से कम परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए थी। बहरहाल ये सर्वे में इसके ऊपर थोड़ी सी एक्सपर्ट से भी बात करते हैं। बिल्कुल, और बाकी ज़ाहिर है कि ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कुछ शक नहीं कि इस हुकूमत के दौर में बहुत सी ऐसी मुश्किलात, महंगाई में इजाफा हुआ, इवन के कोविड के ज़माने में ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि लोगों की नौकरियां भी गईं। तो क्या वाकई ही ये जो गवर्नमेंट का सर्वे है ये ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है क्या, कि आप लोगों जो देख रहे हैं, क्या ऐसी नई नौकरियां आपको मिली? ज़ाहिर आप बेहतर बता सकते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एक एक्सपर्ट, तो उनसे पूछेंगे कि ये आप कह सकते हैं कि ये मिरेकल कैसे हुआ है। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि लेबर फोर्स सर्वे जो सामने आया उसके मुताबिक मौजूदा जो तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत है, 3.5 सालों में 55 लाख नई नौकरियां पैदा की गई हैं। और ये इसलिए हैरान कुन है क्योंकि मईशत की जो सूरत हाल है, कोविड भी था, अदरवाइज भी इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक एलिगेशन आता है कि उन्होंने मईशत को ठीक तरीके से नहीं चलाया, लेकिन उसके बावजूद 55 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एक फिगर है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर लुबना शहनाज साहिबा ने। ये लेबर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। पहला सवाल सिंपल कि ज़ाहिर है कि अगर आप देखें कि लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 55 लाख नई नौकरियां ये जो तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत है उसमें पैदा की गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम बेरोजगारी की रेशो देखें तो उसमें इजाफा हुआ है। तो ये दोनों को कैसे हम रिकंसाइल करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया इस अहम मौजू पे डिस्कशन करने के लिए। मैं ये कहूँगी कि इस सारी सिचुएशन में जो हम लेबर मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, हमें कोविड को नहीं भूलना चाहिए। कोविड जो है वो एक बड़ी यूनिक चीज़ थी जो ना सिर्फ दुनिया में आई बल्कि पाकिस्तान में आई, और हम सब जानते हैं कि उसके नतीजे में लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हुए और उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई। हम उसको भी नहीं इग्नोर कर सकते। जो 2017 से ये अब का कह रहे हैं उसमें 5.5 मिलियन जॉब्स का, तो 17-18 एक बड़ा ही आप उसको एक नॉर्मल ईयर कहें। अब वो एक नॉर्मल ईयर था। 2018-19, 20-21 एक कोविड वाले ईयर थे, तो ये नॉर्मल ईयर्स नहीं थे। तो आप एक नॉर्मल ईयर को आप एक कोविड की सिचुएशन के साथ वो करेंगे तो वो इस तरह वैलिड रिजल्ट आपको नहीं देगा। या 18-19 और 20-21 को हम जो पिछले सालों के हैं उनके साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज डिफरेंट। जो ये डॉक्टर लुबना, उसमें सवाल ये है, ये तो बड़े अच्छे नतीजे आ गए ना, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो मुतासर हुई 2019-20 में खास तौर पर, और 20-21 में वो रिकवर कर गई। जो कि आपको पता है कि पाइड का भी सर्वे आया था कि जितनी भी नौकरियां वो खत्म हुई थी लोगों की कोरोना के वो पीरियड में, जब बहुत एक स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन हुकूमत ने कर दिया था मार्च से लेकर जून 2020 तक, तो उसके बावजूद वो नौकरियां उसमें 90% अगले 6 माह में रिकवर हो गई थी। बट द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। जो बात आप फरमा रहे, इसका मतलब ये है कि अगर कोविड ना होता तो ये 55 लाख है, इसका मतलब ये फिर से भी ज्यादा होता। जी बिल्कुल हो सकता है, ये होता। चूँकि देखिए आपकी जो ये सारी जो हमारा ट्रेंड आ रहा है ना, जो लेबर मार्केट का, हमारी जो इनफॉर्मल जॉब्स हैं वो बहुत इंक्रीज कर रही हैं। हमारी लेबर मार्केट में जो जॉब्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर रही। सो यू मीन के जो ग्रोथ रेट है, लेट्स से इस वक्त एवरेज ग्रोथ रेट 3% है इकोनॉमी का पिछले 3 साल का, ठीक है, और उसका इतना फर्क इसलिए नहीं आपको नंबर्स में नजर आ रहा है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो हम कवर नहीं करते अपनी नेशनल अकाउंट्स की कमेटी में, उसकी वजह से यहाँ से आपको ग्रोथ ज्यादा, जॉब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा आपको यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है। देखिए आपकी इनफॉर्मल सेक्टर जो इकोनॉमी है वो एक पैरेलल चल रही है, हम सब जानते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स ऑलरेडी ट्रेंड ज़्यादा था। कोविड के बाद इनफॉर्मल में बहुत ज़्यादा जॉब जो है वो क्रिएट हुई, और वो जीडीपी में इस तरह से नहीं कैप्चर हो पाती।
तो जीडीपी ग्रोथ अगर 3% भी रही, जबकि शुरू के सालों में वो 1% वो नेगेटिव में भी गई, लेकिन ये जो इनफॉर्मल सेक्टर्स की जॉब हैं वो उसको कैप्चर नहीं कर पाती। देखें, आपके बहुत सारे माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं। आप अपने सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें ना आपकी कंट्री की। तो अगर हम ये एनालिसिस 2 सालों का करें, जो कि बिल्कुल एक कोविड से पहले का साल लें और एक कोविड के बाद का, तो आपकी जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है वो कोई 3.2 मिलियन बढ़ी है। 18-19 का लेबर फोर्स ले और 2020-21 अच्छा, का मतलब लेबर नंबर्स कामरान, इसमें इसका मतलब है कि नंबर्स इतने बुरे नहीं है बाय एंड लार्ज। जी बिल्कुल बुरे नहीं है। और अगर आपका ये हम क्वेश्चन ले लें कि जी 17-18 से अब तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6 है, तो भी जो सिचुएशन है ओवरऑल कंट्री की, ये नंबर भी कोविड की सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इज नॉट बैड। अच्छा, अब इसमें ये जो अब एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि किसको हम नौकरी समझते हैं, ज़ाहिर है उसकी भी एक डेफिनेशन है। अब इसमें बड़ी एक अजीब सी बात है, शख्स नहीं कहना चाहिए बल्कि जो हमारी जो डेफिनेशन है कि कोई भी शख्स, बच्चा कह रहे जिसकी उम्र 10 या 10 साल से ज़्यादा है, अगर वो गुज़श्ता हफ्ते में उसने 1 घंटे के लिए भी काम किया है तो वो तसव्वुर होगा कि उसके पास नौकरी है। तो डू यू थिंक कि ये बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है कि हम उसको समझते हैं कि ये एम्प्लॉयड आदमी है अगर, या बच्चा है, कि अगर इस तरह से अगर हम डिफाइन करते हैं तो? जी देखिए, ये जो डेफिनेशन है इसका मकसद ये है कि हम हर तरह का कोई भी शख्स जो किसी भी वक्त किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा पिछले हफ्ते, हम उसको एम्प्लॉयड लेते हैं। और ये डेफिनेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो रही बात जो आपने 10 साल वाली की, 10+ की, तो इंटरनेशनली जो डेफिनेशन है वर्क की या एज ली जाती है वो 15+ ली जाती है। इन केस ऑफ पाकिस्तान हम 10+ लेते हैं। उसकी भी अगेन वजह ये है कि आपका जो सोशियो इकोनॉमिक सेटअप है उसमें बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के बिजनेस के साथ जल्दी एज में उनको काम करना पड़ता है। एग्रीकल्चर आपका एक बल्क है जिसमें लोग एम्प्लॉयड हैं, और एग्रीकल्चर में भी आपको पता है बहुत ख़वातीन काम कर रही होती हैं। तो इस सारे इन्वायरमेंट में जो ये 10+ एज है उसको हम देखते हैं कि क्या है। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो लेबर, जो चाइल्ड लेबर पे हम कहते हैं इतने कवानीन बनाए हैं, इतनी हमने पाबंदी लगाई है, उसको स्कूल के साथ वो सारा किया, तो चाइल्ड लेबर जो सर्वे हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं होते। जो लास्ट सर्वे हुआ था 1996 में हुआ और एक अब हो रहा है, तो लेबर फोर्स सर्वे ये जो है ये एक रेगुलर इंक्वायरी है, हर साल होता है। तो ये 10+ की इंफॉर्मेशन लेते हैं, एटलीस्ट आप एक बता तो सकते हैं कि आपके यहाँ 10 से 14 के कितने लोग काम कर रहे हैं, बजाय इसके क्या 15+ लें और आपका वो सेगमेंट ज़ाया हो जाए। आखिरी बात ये है इस सवाल की कि आपका जो अगर कोई चाहता है कि वो 15+ का लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लेबर मार्केट में इनके क्या इंडिकेटर्स हैं, तो माइक्रो डाटा टेप्स जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, वहां से जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो डॉक्टर साहब, हमारे पास आखिरी मिनट है, आपसे 2 चीज़ों पे कमेंट चाहिए। एक तो जो डेफिनेशन का एक इशू है, एक हम जो कंट्रीब्यूटरी फैमिली वर्कर्स भी हैं, मेरा छोटा भाई वो मेरी मदद कर दे और उसको भी हम समझते हैं कि वो बारोजगार है। ये क्या अब जरूरत नहीं है कि इसको हम निकाल दें? और सेकेंडली, अब जो सर्वे हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है, सैंपल साइज आपका तकरीबन 1 लाख है, और पिछला सर्वे हुआ है वो 25,000 की सैंपल साइज के ऊपर था। तो अगर हम इसी सैंपल को ले जाएं 25,000 के ऊपर, या 25,000 वाले को 1 लाख पे ले जाएं, तो फिर रिजल्ट्स आप कैसे चेंज देखती हैं? ये जो भी आपने बात की कि ये वाला सैंपल 1 लाख जो है हाउस होल्ड्स इन्होंने लिए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है कि लेबर फोर्स सर्वे के स्टैटिस्टिक अब आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल है, विच इज़ अ गुड थिंग। विच इज़ अ गुड थिंग। और ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, कोशिश के बाद ये चीज़ हुई है। अब इस सर्वे से पहले तक आप नहीं बता सकते थे कि जी डिस्ट्रिक्ट में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेबर मार्केट के क्या इंडिकेटर है। आज इस सर्वे के बाद आप बता सकेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये वाला जो सर्वे है ये मोर प्रिसाइज रिजल्ट आपको ज़्यादा बेहतर दे रहा है। तो दूसरा सवाल कंट्रीब्यूटरी वाला जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी का जो इशू है, देखें अगेन वही बात है, आपने अपने
अगर तो आप वेस्ट में बैठे हैं और कंट्रीब्यूटरी वर्कर का इतना बड़ा शेयर है तो बहुत गलत बात है, चूँकि वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिफरेंट है, हमारे जो समाजी और मुआशी वो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अगेन वही बात है कि हमारे यहाँ बेशुमार माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, एग्रीकल्चर है, तो हमारा कंट्रीब्यूटरी वर्कर जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन भी हैं, तो वो अपने बाप के बिजनेस के साथ जो है या चाचे के जो भी वो साथ बैठा है वो काम करवा रहा है, वो एक्सपीरियंस भी ले रहा है। और ऐसा नहीं है कि माँ बाप उसकी कफालत नहीं कर रहे, उसकी कफालत भी हो रही है। सिर्फ ये है कि वो आपको एक मुआवजा नहीं दे रहा कि जी ये 10,000 तुम्हारी तनख्वाह है या 20,000 तनख्वाह। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। फिर किसी वक्त इस टॉपिक पे मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।